हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे एपिसोड 235। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। सिटिंग माउंटेन पीक धीरे धीरे नाइन्थ एबिस से बाहर निकल रहा था। यह सफर बेहद कठिन था क्योंकि एबिस का गुरुत्वाकर्षण इतना भयानक था कि कोई भी यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर उसका सीधे सामना नहीं कर सकता था। इसलिए सिटिंग माउंटेन गेस्ट अपने माउंटेन ट्रेजर को गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध धकेलने के बजाय उसी की शक्ति का सही उपयोग करके धीरे धीरे बाहर निकाल रहे थे। इसी दौरान वे एक साथ क्रेजी डेमन एक्सटर्मिनेशन गॉडली आर्मर की मरम्मत भी कर रहे थे। लुओ फेंग शांत बैठा यह सब देखता रहा। ह्यूज एक्स फाउंडर की हाल की लड़ाई उसके मन में बार बार घूम रही थी। पहली बार उसे गहराई से एहसास हुआ कि यूनिवर्स मास्टर और यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर के बीच शक्ति का अंतर कितना विशाल है। सोचते सोचते लुओ फेंग के मन में एक नया प्रश्न उठा। आखिर प्राइमल यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर्स को इतना दबाता क्यों है? उसे याद आया कि प्राइमल यूनिवर्स के भीतर सुप्रीम मास्टर्स अपनी पूरी शक्ति का उपयोग नहीं कर सकते। वे अपनी इच्छा से यूनिवर्स लॉज को नियंत्रित नहीं कर सकते। उनकी गॉडली पावर पर सीमाएं लगी रहती है और यदि वे किसी यूनिवर्स मास्टर की हत्या कर दें तो यूनिवर्स ओरिजिन स्वयं उन्हें दंड देता है। लेकिन यूनिवर्स ओशन में ऐसी अधिकांश पाबंदियां समाप्त हो जाती हैं। इसलिए वहीं सुप्रीम मास्टर्स अपनी वास्तविक शक्ति दिखा पाते हैं और उनकी युद्ध क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। 2 दिन बाद सिटिंग माउंटेन गेस्ट ने पूरी तरह मरम्मत किया हुआ क्रेजी डेमन एक्सटर्मिनेशन गॉडली आर्मर लुओ फेंग को लौटा दिया। लुओ फेंग आश्चर्यचकित रह गया। इतना विशाल और जटिल ट्रेजर इतनी कम अवधि में पूरी तरह ठीक हो चुका था। सिटिंग माउंटेन गेस्ट मुस्कुराए। मेरे लिए यह केवल एक छोटा सा रिपेयर था। फिर उन्होंने लुओ फेंग की ओर देखकर पूछा, तुम इतने समय से किस बात के बारे में सोच रहे थे? लुओ फेंग ने प्राइमल यूनिवर्स ओरिजिन और यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर्स से जुड़े अपने सभी संदेह उनके सामने रख दिए। कुछ क्षणों तक सिटिंग माउंटेन गेस्ट शांत रहे। फिर उन्होंने गहरी सांस लेकर कहा, जब तक कोई यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर नहीं बनता तब तक प्राइमल यूनिवर्स उसे अपने बच्चे की तरह संरक्षण देता है। लेकिन जैसे ही कोई अपना मिनिएचर यूनिवर्स बनाकर यूनिवर्स ओशन में स्वतंत्र अस्तित्व प्राप्त कर लेता है या प्राइमल यूनिवर्स उसे अपना विरोधी मानने लगता है, तभी उस पर हर प्रकार की पाबंदियां लगाई जाती हैं। इसके बाद उन्होंने स्वयं ओरिजिनल टीचर का उल्लेख किया। ओरिजिनल टीचर ने भी कभी प्राइमल यूनिवर्स ओरिजिन के विरुद्ध एक बहुत बड़ा कदम उठाने की कोशिश की थी। यह सुनते ही लुओ फेंग उत्सुक हो उठा। उन्होंने ऐसा क्यों किया था? लेकिन सिटिंग माउंटेन गेस्ट ने सिर हिला दिया। यह सत्य अभी तुम्हारी पहुंच से बहुत दूर है। यदि भविष्य में तुम इतने शक्तिशाली बन गए कि ओरिजिनल टीचर स्वयं तुमसे बात करना चाहे, तभी तुम्हें इसका वास्तविक रहस्य पता चलेगा। कुछ देर बाद लुओ फेंग ने अपनी एक और चिंता व्यक्त की। भले ही मैं भविष्य में यूनिवर्स मास्टर बन जाऊं, मेरी सीक्रेट टेक्निक्स तो फिर भी यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर्स से बहुत कमजोर होंगी। सिटिंग माउंटेन गेस्ट तुरंत मुस्कुरा दिए। यह सोच बिल्कुल गलत है। उन्होंने समझाया, सुप्रीम ट्रू ट्रेजर्स की सबसे बड़ी शक्ति स्वयं ट्रेजर नहीं होते, बल्कि उनके भीतर छिपे सीक्रेट एंग्रेविंग्स होते हैं। जो व्यक्ति इन एंग्रेविंग्स को सक्रिय करना सीख लेता है वह स्वयं वैसी तकनीक बनाए बिना भी उसी स्तर की शक्ति का उपयोग कर सकता है। फिर उन्होंने स्टार टॉवर का उदाहरण दिया। स्टार टॉवर का पहला स्तर अपेक्षाकृत कमजोर है। दूसरा स्तर सबसे शक्तिशाली यूनिवर्स मास्टर तकनीकों के बराबर है। तीसरा स्तर यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर की तकनीकों के समान है और चौथा स्तर उसे केवल सबसे शक्तिशाली यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर्स ही बना सकते हैं। उन्होंने लुओ फेंग की ओर देखकर कहा, यदि तुम इन सीक्रेट एंग्रेविंग्स को सही तरह समझ गए और तो तुम्हारी शक्ति बहुत तेजी से बढ़ेगी। इसके बाद सिटिंग माउंटेन गेस्ट ने यूनिवर्स मास्टर्स की शक्ति को कुल 6 स्तरों में विभाजित करके समझाया। पहला और दूसरा स्तर सामान्य यूनिवर्स मास्टर्स का था। तीसरे, चौथे और 5वें स्तर पर प्राइमल कैओस सिटी लीडर, स्टार रिवर मास्टर और 5 कैओस मास्टर जैसे अत्यंत शक्तिशाली विशेषज्ञ आते थे। लेकिन यदि किसी यूनिवर्स मास्टर के पास सुप्रीम ट्रू ट्रेजर हो तो वह सीधे 6ठे स्तर पर पहुंच जाता है। यही यूनिवर्स मास्टर की सर्वोच्च सीमा थी। ऐसा यूनिवर्स मास्टर सामान्य यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर के बराबर युद्ध कर सकता था। सिटिंग माउंटेन गेस्ट ने आगे अनुमान लगाया,
मुझे लगता है कि ह्यूज एक्स फाउंडर की 15th एक्स तकनीक भी उनके नए सुप्रीम ट्रू ट्रेजर के सीक्रेट एंग्रेविंग्स को समझने के बाद ही बनी होगी। धीरे धीरे समय बीतता गया। लगभग 3 महीने बाद आखिरकार सिटिंग माउंटेन पीक 9th एबिस से सफलतापूर्वक बाहर निकल आया। इस पूरे सफर के दौरान सिटिंग माउंटेन गेस्ट लगातार लू फेंग का मार्गदर्शन करते रहे। लुओ फेंग ने क्रेजी डेमन एक्सटर्मिनेशन, गॉडली आर्मर, स्टार टॉवर और शीवू विंग्स के सीक्रेट एंग्रेविंग्स का गहराई से अध्ययन करना शुरू कर दिया। तभी उसे एक महत्वपूर्ण सत्य पता चला। 5 मास्टर की प्रसिद्ध तकनीक 5 बीस्ट्स ग्रेट एक्सटर्मिनेशन वास्तव में क्रेजी डेमन एक्सटर्मिनेशन गॉडली आर्मर के तीसरे स्तर के सीक्रेट एंग्रेविंग्स से ही विकसित हुई थी। धीरे धीरे लुओ फेंग ने डिफेंस एंग्रेविंग्स को आसानी से समझना शुरू कर दिया। साथ ही गोल्डन राइट आर्म के 3 आक्रमण स्तरों में से 2 स्तरों पर भी उसकी अच्छी पकड़ बन गई। उधर उसका अवतार अब भी उस रहस्यमय द्वीप पर बैठा था। वह वहां प्राचीन महाशक्ति द्वारा छोड़ी गई लॉस्ट नॉलेज तथा सिटिंग माउंटेन गेस्ट के बनाए हुए 6 सीक्रेट एंग्रेविंग डायग्राम्स का लगातार अध्ययन कर रहा था। इन सब के कारण लुओ फेंग की सीक्रेट एंग्रेविंग साधना पहले की तुलना में कई गुना तेज हो गई। जब वे अंततः 9th एबिस से बाहर निकल आए, तब सिटिंग माउंटेन गेस्ट ने शांत स्वर में कहा, अब आगे का सफर तुम्हें स्वयं तय करना होगा और कोशिश करना कि दोबारा इतनी बड़ी मुसीबत में न फंसो। लुओ फेंग ने गहरी श्रद्धा के साथ अपने गुरु को प्रणाम किया। धन्यवाद टीचर। सिटिंग माउंटेन गेस्ट हल्के से मुस्कुराए। इसके बाद दोनों अलग अलग दिशाओं में निकल पड़े। सिटिंग माउंटेन पीक एक और दूर आकाश में उड़ गया। वहीं स्टार टॉवर, जो अब भी ब्लड क्लाउड पर्ल की मदद से क्रिम्सन पैलेस का रूप धारण किए हुए था, दूसरी दिशा में अपने नए सफर पर निकल पड़ा। लुओ फेंग की अगली यात्रा अब उसे और भी बड़े रहस्यों, और भी गहरी साधना तथा पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली भविष्य की ओर ले जाने वाली थी। 9th एबिस की वह महान लड़ाई धीरे धीरे पूरे यूनिवर्स ओशन में केवल एक अफवाह बनकर रह गई। डिवाइन आई क्लैन ने अपनी हार की खबर जानबूझकर छिपा ली थी, इसलिए किसी को यह पता ही नहीं चला कि मानव जाति के ह्यूज एक्स फाउंडर अब लगभग ओरिजिनल टीचर के स्तर तक पहुंच चुके हैं। इसी तरह सिल्वर विंग्स और क्रेजी डेमन एक्सटर्मिनेशन गॉडली आर्मर आखिर किसके हाथ लगे, यह भी पूरे यूनिवर्स ओशन का सबसे बड़ा रहस्य बन गया। हर कोई केवल अनुमान लगा रहा था कि शायद किसी यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर ने उन दोनों खजानों को गुप्त रूप से अपने पास रख लिया है। उधर लुओ फेंग का वास्तविक शरीर अब भी यूनिवर्स बोट में लगातार साहसिक यात्राएं कर रहा था, जबकि उसका अवतार अब भी उस रहस्यमयी द्वीप पर बैठकर सिटिंग माउंटेन गेस्ट द्वारा छोड़े गए 6 सीक्रेट एंग्रेविंग डायग्राम्स और उस प्राचीन महान अस्तित्व की लॉस्ट नॉलेज का अध्ययन कर रहा था। लुओ फेंग अच्छी तरह जानता था कि यदि उसकी सीक्रेट एंग्रेविंग पाथ पर महारत बढ़ गई तो उसके लिए लॉज को समझना सैकड़ों गुना आसान हो जाएगा। इसी कारण उसने उस दुर्लभ अवसर का एक भी दिन व्यर्थ नहीं जाने दिया। समय धीरे धीरे बीतता गया। देखते ही देखते लगभग 300 वर्ष गुजर गए। उसी दौरान डिवाइन आई क्लैन के मिनिएचर यूनिवर्स में 5 कैओस मास्टर शांत बैठा था कि तभी उसका मित्र एन योंग मास्टर घबराया हुआ उसके पास पहुंचा। उसने तुरंत कहा, मुझे लुओ फेंग के बारे में नई खबर मिली है। 5 कैओस मास्टर चौंक उठा, लेकिन अगले ही क्षण जो बात उसने सुनी उसने उसे और भी अधिक स्तब्ध कर दिया। उसे पता चला कि लुओ फेंग केवल यूनिवर्स बोट में जीवित ही नहीं था, बल्कि पिछले 300 वर्षों से एक नई पहचान, क्रैकिंग गोल्ड मास्टर के नाम से वहां लगातार साहसिक यात्राएं कर रहा था। एन योंग मास्टर ने विस्तार से बताया कि वेव ऑफ स्टार्स ओशन, जो यूनिवर्स बोट के सबसे खतरनाक क्षेत्रों में से एक माना जाता है, वहां हाल ही में एक अत्यंत शक्तिशाली डोमेन टाइप ट्रू ट्रेजर के लिए भीषण युद्ध हुआ था। उस युद्ध में क्रैकिंग गोल्ड मास्टर ने सभी प्रतिद्वंद्वियों को परास्त कर वह ट्रेजर अपने अधिकार में ले लिया। तभी सेकंड रिइंकार्नेशन एरा के शुएकांग मास्टर ने अचानक उसकी असली पहचान पहचान ली। वह जोर से चिल्लाया, यह कोई और नहीं, सिल्वर विंग होर्ड लीडर लू फेंग है। बस उसी एक वाक्य के साथ क्रैकिंग गोल्ड मास्टर की असली पहचान पूरे यूनिवर्स ओशन में फैल गई। अब हर किसी को पता चल गया कि लुओ फेंग की युद्ध क्षमता अब 4th लेवल यूनिवर्स मास्टर के बराबर पहुंच चुकी है। ये समाचार सुनते ही 5 कैओस मास्टर और एन योंग मास्टर दोनों के चेहरे उतर गए।
फाइव कैओस मास्टर को वह दिन याद आ गया जब लुओ फेंग पहली बार यूनिवर्स ओशन में आया था। उसी समय उसके मन में एक अजीब सा एहसास हुआ था कि यही युवा भविष्य में उसका सबसे बड़ा शत्रु बनेगा। लेकिन उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि केवल कुछ 100 वर्षों में लुओ फेंग इतनी अविश्वसनीय गति से शक्तिशाली बन जाएगा। दोनों ने तुरंत निर्णय लिया कि वे स्वयं यूनिवर्स बोर्ड जाएंगे और अवसर मिलते ही लुओ फेंग की हत्या कर देंगे। लेकिन वे यह भी जानते थे कि यूनिवर्स बोट अत्यंत विशाल थी। केवल वेव ऑफ स्टार्स ओशन तक पहुंचने में ही बहुत समय लग जाता। तब तक लुओ फेंग शायद किसी और स्थान पर जा चुका होगा। फिर भी उन्होंने उसका पीछा करने का निश्चय किया। आखिर फर्स्ट रीइंकार्नेशन एरा के विशेषज्ञ अपनी आने वाली अंतिम मृत्यु के भय से पहले ही लगभग पागल हो चुके थे। समय फिर आगे बढ़ता गया। अब लुओ फेंग को यूनिवर्स बोट में प्रवेश किए हुए कुल 620 वर्ष बीत चुके थे। इसी दौरान उसने वर्चुअल यूनिवर्स के भीतर अपने गुरु प्राइमल कैओस सिटी लीडर से संपर्क किया। लुओ फेंग ने कहा, अब मैं ब्लैक स्ट्राइप्ड स्टोन पिलर्स यानी सेलेस्टियल मैजिक पिलर के पास जाना चाहता हूँ। उसने आगे समझाया, वहां समय का प्रवाह बिल्कुल अलग है। बाहर का केवल 1 वर्ष छत वहां के 10,000 वर्षों के बराबर होता है। इस तरह मैं अपनी विला पावर और लॉ कॉम्प्रिहेंशन दोनों को अविश्वसनीय गति से बढ़ा सकूंगा। प्राइमल कैओस सिटी लीडर यह योजना सुनकर कुछ क्षणों के लिए मौन रह गए। फिर उन्होंने संतोष के साथ सिर हिलाया। उन्हें लगा कि लुओ फेंग का निर्णय बिल्कुल सही था। उन्होंने स्वीकार किया कि वेव ऑफ स्टार्स ओशन की लड़ाई के बाद पूरी मानव जाति लुओ फेंग की प्रगति देखकर स्तब्ध रह गई थी। सभी को लगा था कि सिल्वर विंग्स खो देने के बाद वह कहीं छिपकर बैठ गया होगा। लेकिन वास्तविकता बिल्कुल उलटी निकली। वह पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली होकर वापस लौटा था। सबसे आश्चर्यजनक बात यह थी कि लुओ फेंग अभी तक यूनिवर्स मास्टर भी नहीं बना था। इसके बावजूद जब प्राइमल कैओस सिटी लीडर और ह्यूज एक्स फाउंडर ने वर्चुअल यूनिवर्स में उसके साथ अभ्यास युद्ध किया, तो उन्होंने पाया कि उसकी सीक्रेट टेक्निक्स किसी भी सामान्य यूनिवर्स मास्टर से कहीं अधिक शक्तिशाली थीं। लुओ फेंग ने मुस्कुराते हुए बताया, पिछले कई 100 वर्षों से मैं लगातार सीक्रेट एंग्रेविंग पाथ पर साधना कर रहा था। उस रहस्यमयी द्वीप पर मिली लॉस्ट नॉलेज और टीचर द्वारा छोड़े गए डायग्राम्स की मदद से मेरी सीक्रेट एंग्रेविंग साधना आखिरकार यूनिवर्स मास्टर स्तर तक पहुंच गई। इसी के बाद मैंने अपनी नई और सबसे शक्तिशाली तकनीक क्रैकिंग गोल्ड का निर्माण किया। उसने आगे बताया कि अब वह क्रेजी डेमन एक्सटर्मिनेशन गॉडली आर्मर के तीसरे स्तर के सीक्रेट एंग्रेविंग्स को भी सफलतापूर्वक सक्रिय कर सकता है। हालांकि उसकी गॉडली पावर अभी भी यूनिवर्स नाइट होने के कारण सीमित थी, लेकिन उसकी तकनीकें इतनी शक्तिशाली हो चुकी थीं कि वह पहले ही टॉप 4th लेवल यूनिवर्स मास्टर के बराबर युद्ध कर सकता था। लुओ फेंग को अपने भविष्य पर पूरा विश्वास था। उसने दृढ़ स्वर में कहा, जिस दिन मैं यूनिवर्स मास्टर बन जाऊंगा और मेरी गॉडली पावर कई गुना बढ़ जाएगी, एक उसी दिन मैं सीधे टॉप 5th लेवल यूनिवर्स मास्टर के स्तर पर पहुंच जाऊंगा। और तब मेरी शक्ति प्राइमल कैओस सिटी लीडर के बराबर होगी। अपने भीतर जन्मे इस नए आत्मविश्वास के साथ लुओ फेंग एक बार फिर अपनी अगली महान साधना यात्रा की ओर बढ़ चला। वेव ऑफ स्टार्स ओशन की महान लड़ाई के बाद लुओ फेंग की शक्ति पूरे यूनिवर्स ओशन में प्रसिद्ध हो चुकी थी। अब शीर्ष स्तर के विशेषज्ञों के बीच जीत और हार का फैसला केवल गॉडली पावर से नहीं होता था, बल्कि ट्रू ट्रेजर्स और सीक्रेट टेक्निक्स से तय होता था। लुओ फेंग के पास भी अब शक्तिशाली ट्रेजर्स और अद्भुत तकनीकों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी अभी भी वही थी। वह अब भी केवल यूनिवर्स नाइट था। इसी कारण उसकी गॉडली पावर सामान्य यूनिवर्स मास्टर्स से कम थी, और यही कमी उसकी वास्तविक युद्ध क्षमता को एक पूरा स्तर नीचे रखती थी। प्राइमल कैओस सिटी लीडर ने उसे गंभीर स्वर में समझाया, यदि भविष्य में कभी भी तुम्हारे सामने ऐसा शत्रु आ जाए जिसे तुम अकेले संभाल न सको, तो बिना झिझक मुझे या ह्यूज एक्स फाउंडर को तुरंत सूचना देना। फिर उन्होंने विश्वास से कहा, तुम जिस गति से आगे बढ़ रहे हो, यूनिवर्स मास्टर बनते ही तुम हमारी बराबरी पर पहुंच जाओगे। इसके बाद प्राइमल कैओस सिटी लीडर ने लुओ फेंग को एक और महत्वपूर्ण बात बताई। उन्होंने कहा कि हाल ही में टीचर ओरिजिन और ह्यूज एक्स फाउंडर ने मानव जाति के भविष्य पर विस्तार से चर्चा की थी। पहले सभी को विश्वास था कि भविष्य में यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर बनने की सबसे अधिक संभावना स्वयं प्राइमल कैओस सिटी लीडर की है। उनके बाद पेंग गोंग मास्टर
और फिर डार्कनेस मास्टर का स्थान माना जाता था। लेकिन अब परिस्थितियां बदल चुकी थीं। लुओ फेंग की अविश्वसनीय प्रगति देखकर उन्होंने पूरी सूची बदल दी थी। नई सूची में सबसे पहले प्राइमल कॉस सिटी लीडर का नाम था। उनके तुरंत बाद लो फेंग, फिर पेंगोंग मास्टर और उसके बाद डार्कनेस मास्टर। इसका अर्थ बिल्कुल स्पष्ट था। टीचर ओरिजिन और ह्यूज एक्स फाउंडर दोनों को अब लू फेंग से असाधारण अपेक्षाएं थीं। प्राइमल कैओस सिटी लीडर मुस्कुराए और बोले, यदि भविष्य में मैं और तुम दोनों यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर बन गए, आज तो मानव जाति में एक ही परंपरा से लगातार 3 पीढ़ियों के यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर्स होंगे। टीचर ओरिजिन, फिर मैं। और उसके बाद तुम। यह सुनकर लुओ फेंग भी भीतर से भावुक हो उठा। लेकिन प्राइमल कैओस सिटी लीडर ने तुरंत उसे वास्तविकता भी याद दिलाई। उन्होंने कहा, यूनिवर्स मास्टर बनना तुम्हारे लिए कठिन नहीं होगा। तुम्हारी लॉ कॉम्प्रिहेंशन और सीक्रेट टेक्निक्स दोनों ही उस स्तर से आगे निकल चुकी हैं। लेकिन एक यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर बनना बिल्कुल अलग बात है। उन्होंने आगे समझाया, हर यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर को अपना एक बिल्कुल नया और अनोखा कल्टीवेशन पाथ बनाना पड़ता है। बीस्ट गॉड पाथ पर पहले ही लोग चल चुके हैं। सीक्रेट एंग्रेविंग पाथ पर भी पहले से विशेषज्ञ मौजूद हैं। इसलिए केवल उन्हीं रास्तों पर चलकर तुम यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर नहीं बन सकते। तुम्हें ऐसा मार्ग बनाना होगा जिस पर आज तक किसी ने एक भी कदम न रखा हो। लुओ फेंग ने यह बात अपने मन में गहराई से बैठा ली। अब उसे समझ आ गया था कि उसकी वास्तविक चुनौती अभी बहुत दूर थी। प्राइमल काओस सिटी लीडर से बातचीत समाप्त होने के बाद लू फेंग अंततः ब्लैक स्ट्राइप्ड स्टोन पिलर्स के रहस्यमय क्षेत्र में पहुंच गया। यह यूनिवर्स बोर्ड के सबसे सुरक्षित स्थानों में से एक माना जाता था। उसके सामने कुल 16 विशाल ब्लैक स्ट्राइप्ड स्टोन पिलर्स खड़े थे। हर स्तंभ लगभग 1000 लाइट ईयर्स ऊंचा था। उन पर बने काले सीक्रेट एंग्रेविंग्स इतने गहरे और रहस्यमय थे कि स्वयं यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर्स भी उनका वास्तविक अर्थ पूरी तरह नहीं समझ पाए थे। जैसे ही कोई जीव उन स्तंभों के निकट पहुंचता, उसकी विल पावर पर भयानक दबाव पड़ने लगता। यह दबाव इतना अधिक था कि आज तक कोई भी यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर उन स्तंभों को अपने हाथों से छू तक नहीं पाया था। इसी कारण यह स्थान पूरे यूनिवर्स ओशन के सबसे महान कल्टीवेशन स्पॉट्स में गिना जाता था। लू फेंग ने उन विशाल स्तंभों को देखते हुए गहरी सांस ली। लगभग 620 वर्षों की लंबी, कठिन और जानलेवा यात्रा के बाद वह अंततः अपनी मंजिल तक पहुंच चुका था। उसे अपने पिछले सैकड़ों वर्षों के सभी अनुभव याद आने लगे। यूनिवर्स बोर्ड के खतरनाक क्षेत्र, मौत और जीवन के बीच झूलती अनगिनत लड़ाइयाँ और वेव ऑफ स्टार्स ओशन का वह महान युद्ध। उसे महसूस हुआ कि उसकी वास्तविक प्रगति केवल साधना से नहीं हुई थी। हर जीवन मरण की लड़ाई ने उसे और अधिक शक्तिशाली बनाया था। इन्हीं वर्षों में उसने अपनी स्वयं की यूनिवर्स मास्टर लेवल की सबसे शक्तिशाली तकनीक, क्रैकिंग गोल्ड, का निर्माण किया था। इसके अलावा उसकी सबसे भयानक आक्रमण तकनीक, एक्सटर्मिनेशन गॉड, थी, जो पूरी तरह क्रेजी डेमन एक्सटर्मिनेशन गॉडली आर्मर के तीसरे स्तर के सीक्रेट एंग्रेविंग्स पर आधारित थी। यही दोनों तकनीकें अब उसकी सबसे बड़ी ताकत बन चुकी थीं। जब लुओ फेंग धीरे धीरे ब्लैक स्ट्राइप्ड स्टोन पिलर्स की ओर बढ़ रहा था, तभी उसकी मुलाकात होंग अलायंस के एक शक्तिशाली यूनिवर्स मास्टर, स्वेलो हॉक मास्टर, से हुई। स्वेलो हॉक मास्टर उसे देखकर प्रसन्न हो उठा। वह मुस्कुराकर बोला, वेव ऑफ स्टार्स ओशन की लड़ाई के बाद तुम्हारा नाम पूरे यूनिवर्स ओशन में फैल चुका है। अब तो मैं भी तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकता। लुओ फेंग ने विनम्रता से मुस्कुराकर बात टाल दी। इसके बाद दोनों साथ साथ आगे बढ़ते हुए बातचीत करने लगे। जब स्वेलो हॉक मास्टर को पता चला कि लुओ फेंग यहाँ अपनी विल पावर का प्रशिक्षण लेने आया है, तो उसका चेहरा गंभीर हो गया। उसने कहा, यह जगह बाहर से जितनी शांत दिखाई देती है, वास्तव में उतनी सुरक्षित नहीं है। यहाँ हमेशा कुछ अत्यंत प्राचीन और शक्तिशाली विशेषज्ञ रहते हैं। फिर उसने 3 सबसे खतरनाक यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर्स के बारे में बताया। पहला, बेइची स्टार मास्टर। उनका स्वभाव बहुत अच्छा है। यदि तुम उनका सम्मान करोगे, तो वे तुम्हें कभी परेशान नहीं करेंगे। दूसरा, ब्लड ऑर्किड एंसेस्टर। वह एक भयानक प्लांट लाइफ फॉर्म है। उसकी शाखाएं लाखों किलोमीटर तक फैल सकती हैं। उससे कम से कम 10 लाख किलोमीटर दूर रहना, वरना मौत भी हो सकती है। और अंत में उसका चेहरा और भी गंभीर हो गया। लेकिन सबसे खतरनाक रैम्पेजिंग डेविल गॉड है। उसका स्वभाव अत्यंत हिंसक और पूरी तरह अप्रत्याशित है। कब वह किसी पर हमला कर दे,
कोई नहीं जानता। स्वेलो हॉक मास्टर ने अंत में गंभीर चेतावनी दी, यदि तुमने इन तीनों में से किसी को भी नाराज कर दिया, विशेषकर रैम्पेजिंग डेविल गॉड को, तो ब्लैक स्ट्राइप्ड स्टोन पिलर्स जैसा सुरक्षित क्षेत्र भी तुम्हारी जान नहीं बचा पाएगा। लुओ फेंक ने उसकी हर बात ध्यान से सुनी। फिर मन ही मन उसने निर्णय लिया कि अपने इस नए साधना चरण में वह हर कदम पूरी सावधानी और धैर्य के साथ आगे बढ़ाएगा। स्वेलो हॉक मास्टर ने लुओ फेंक को ब्लैक स्ट्राइप्ड स्टोन पिलर्स के सबसे खतरनाक विशेषज्ञ रैम्पेजिंग डेविल गॉड के बारे में विस्तार से बताया। रैम्पेजिंग डेविल गॉड सेकंड रीइंकार्नेशन एरा का एक यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर था। उसकी अपनी युद्ध क्षमता सामान्य यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर्स के समान थी, लेकिन उसकी सबसे बड़ी ताकत उसकी सुप्रीम ट्रू ट्रेजर आर्मर, ब्लड ओशन डेविल आर्मर थी। यह आर्मर केवल असाधारण रक्षा ही नहीं देता था, युद्ध के दौरान यह एक भयानक ब्लड ओशन हेल जैसा भ्रम उत्पन्न करता था, जो सीधे शत्रु की विल पावर पर हमला करता था। यह मानसिक आक्रमण इतना शक्तिशाली था कि स्वयं यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर्स भी उससे कुछ हद तक प्रभावित हो जाते थे। जहां तक यूनिवर्स मास्टर्स की बात थी, वे तो एक ही क्षण में अपना मानसिक प्रतिरोध खो बैठते थे। इसी कारण पूरे यूनिवर्स ओशन में अधिकांश विशेषज्ञ उसका नाम सुनते ही उससे दूर रहना ही बेहतर समझते थे। इसके बाद स्वेलोहॉक मास्टर ने उसके स्वभाव के बारे में बताया। रैम्पेजिंग डेविल गॉड अत्यंत अप्रत्याशित व्यक्ति था। वह हमेशा अकेला रहता था, उसे किसी से कोई भय नहीं था। लेकिन उसकी सबसे विचित्र आदत कुछ और ही थी। उसे अपनी पहचान बदलने का शौक था। वह बार बार अपना रूप बदलकर नए लोगों के सामने प्रकट होता। जो लोग उसकी लाइफ ऑरा को पहचान नहीं पाते, वे उसे एक साधारण विशेषज्ञ समझकर गलती कर बैठते, और यदि किसी ने अनजाने में भी उसे नाराज कर दिया, तो उसका परिणाम प्रायः मृत्यु ही होता। इसी कारण ब्लैक स्ट्राइप्ड स्टोन पिलर्स में रहने वाले लगभग सभी यूनिवर्स मास्टर्स हमेशा अत्यंत सतर्क रहते थे। स्वेलोहॉक मास्टर ने गंभीर स्वर में कहा, यदि यहाँ बेइची स्टार मास्टर जैसे दयालु यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर न होते, तो शायद अधिकांश विशेषज्ञ बहुत पहले ही यह स्थान छोड़ चुके होते। बात करते करते दोनों धीरे धीरे नंबर 2 ब्लैक स्ट्राइप्ड स्टोन पिलर के निकट पहुंचने लगे। स्वेलोहॉक मास्टर ने बताया, यह पूरे क्षेत्र का सबसे प्रसिद्ध साधना स्थल है। ब्लड ऑनर्किड एंसेस्टर हमेशा नंबर 9 पिलर के पास रहता है, और बेइची स्टार मास्टर कई वर्षों से नंबर 2 पिलर के पास साधना कर रहे हैं। केवल रैम्पेजिंग डेविल गॉड ही किसी एक स्थान पर नहीं टिकता, वह अपनी बदली हुई पहचान के साथ पूरे क्षेत्र में घूमता रहता है। यह सुनकर लुओ फेंक को अचानक 5 कैओस मास्टर से मिला हुआ ब्लैक टोकन याद आया। उसे अभी तक यह पता नहीं था कि वह टोकन किस सीक्रेट स्पेस चैम्बर की चाबी है। इसलिए उसने मन ही मन निश्चय किया कि आवश्यकता पड़ने पर वह सभी 16 ब्लैक स्ट्राइप्ड स्टोन पिलर्स के आसपास जाकर उस टोकन की प्रतिक्रिया जांचेगा। जैसे जैसे वे दोनों नंबर 2 पिलर के निकट पहुंचते गए, स्तंभ से निकलने वाला विल पावर प्रेशर और भी भयावह होता गया। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो अरबों सैनिक एक साथ युद्ध का उद्घोष कर रहे हों। लेकिन लुओ फेंग के चेहरे पर चिंता का एक भी भाव नहीं था। स्वेलोहॉक मास्टर यह देखकर स्तब्ध रह गया। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इतनी कम साधना आयु वाला व्यक्ति इतनी आसानी से इस मानसिक दबाव को सहन कर रहा है। लुओ फेंग के लिए यह सब कठिन नहीं था, क्योंकि वह पहले ही शिवू विंग्स के सीक्रेट स्पेस में अपनी विल पावर को अत्यंत ऊंचे स्तर तक प्रशिक्षित कर चुका था। आगे बढ़ते हुए लुओ फेंक ने देखा कि ब्लैक स्ट्राइप्ड स्टोन पिलर के आसपास असंख्य विशाल चट्टानें अंतरिक्ष में तैर रही थीं। उन पर अनेक यूनिवर्स मास्टर्स ध्यान में बैठे साधना कर रहे थे। स्वेलोहॉक मास्टर ने बताया, इस क्षेत्र में लगभग 100 यूनिवर्स मास्टर्स रहते हैं। हर व्यक्ति की जगह उसकी विल पावर के अनुसार तय होती है। जिसकी विल पावर जितनी अधिक होती है, वह उतना ही स्तंभ के निकट साधना कर सकता है। फिर उसने अपनी स्थिति बताते हुए कहा, मैं स्वयं ऐसी जगह साधना करता हूँ जहाँ समय का प्रवाह लगभग 1100 गुना तेज है। लेकिन बेइची स्टार मास्टर, और वे इतनी गहराई में साधना करते हैं जहाँ समय की गति लगभग 1,30,000 गुना तक पहुँच जाती है। यह सुनकर लुओ फेंक भी समझ गया कि बेइची स्टार मास्टर की विल पावर किस स्तर पर पहुंच चुकी है। जब वे और भीतर पहुंचे, तो आसपास बैठे कई यूनिवर्स मास्टर्स ने लू फेंग को पहचान लिया। धीरे धीरे फुसफुसाहट फैलने लगी। वही है, सिल्वर विंग हॉर्ड लीडर लुओ फेंग। सबसे अधिक आश्चर्य उन्हें इस बात का था
कि लुओ फेंग उनसे भी अधिक भीतर तक बिना किसी कठिनाई के पहुंच चुका था। उनके लिए यह स्पष्ट प्रमाण था कि उसकी विल पावर उनसे कहीं अधिक शक्तिशाली है, जबकि उसकी साधना आयु उनसे बहुत कम थी। यह देखकर स्वयं स्वेलोहॉक मास्टर के मन में भी लुओ फेंग के प्रति सम्मान और बढ़ गया। इसके बाद उसने और गहराई की ओर संकेत करते हुए कहा, यहाँ साधना करने वाले यूनिवर्स मास्टर्स के बीच भी बहुत बड़ा अंतर है। कुछ लोग केवल आराम करने के लिए यहाँ रहते हैं, लेकिन कुछ वास्तव में अपनी विल पावर को प्रशिक्षित कर रहे हैं। इनमें से 19 यूनिवर्स मास्टर्स ऐसे हैं जिनकी विल पावर यूनिवर्स मास्टर की सर्वोच्च सीमा तक पहुंच चुकी है। यदि उन्हें एक और छोटा सा ब्रेक थ्रू मिल जाए तो उनकी विल पावर सीधे यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर के स्तर पर पहुंच जाएगी। फिर उसने एक और चौंकाने वाली बात बताई। इतना ही नहीं, यहाँ 3 यूनिवर्स मास्टर्स ऐसे भी हैं जिनकी विल पावर पहले से ही यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर्स के बराबर है। यह पूरे यूनिवर्स ओशन में अत्यंत दुर्लभ उपलब्धि मानी जाती थी। अंत में स्वेलोहॉक मास्टर का चेहरा गंभीर हो गया। उसने कहा, उन 3 असाधारण यूनिवर्स मास्टर्स में से एक डिवाइन आई क्लैन का विशेषज्ञ है, क्लियर आई मास्टर। फिर उसने लुओ फेंग को सावधान करते हुए कहा, अल्टीमेट एरो मास्टर और 5 कैओस मास्टर की घटनाओं के बाद तुम्हारी और डिवाइन आई क्लैन की दुश्मनी बहुत गहरी हो चुकी है, इसलिए उसके सामने विशेष सावधानी रखना। जैसे ही लुओ फेंग ने क्लियर आई मास्टर का नाम सुना, उसके चेहरे का रंग बदल गया। उसे तुरंत समझ में आ गया कि ब्लैक स्ट्राइप्ड स्टोन पिलर्स जैसा शांत दिखाई देने वाला स्थान भी वास्तव में सुरक्षित नहीं था। यहाँ भी उसका एक पुराना और बेहद खतरनाक शत्रु उसका इंतजार कर रहा था।